अब हम लोग पढ़ रहे हैं अनुनाद नलिका के बारे में, रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, ये पहली बात तो ये एक ऐसा प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से, इस प्रायोगिक उपकरण की सहायता से हम लोग वायु के अंदर ध्वनि की चाल की गणना करते हैं। वायु के अंदर ध्वनि की स्पीड क्या होगी उसकी हम लोग इसमें गणना करेंगे। कैसे गणना करते हैं उसके लिए हमारे पास एक ये प्रैक्टिकली सेटअप है। इस सेटअप के अंदर ये एक खोखली नली है, पारदर्शी नली है, जिसमें ये पानी भरा हुआ है और ये पानी किस हाइट तक, किस लेवल तक भरा हुआ है, इस स्केल की सहायता से हम लोग इजीली इसको रीड कर सकते हैं। तो ये इसका स्केल है। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसको एक ट्यूब की सहायता से इधर हम लोगों ने एक बीकर से या एक किसी पात्र से जोड़ा हुआ है। ये पात्र इस स्टैंड के अंदर ऐसे ऊपर या नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। इस पात्र को मैं ऊपर या नीचे शिफ्ट करूं तो इस पानी के पाइप के अंदर पानी ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे वाटर लेवल है वो चेंज होगा। ठीक है, इस ट्यूब को यहाँ एक सपोर्ट दे रखा है और इसको भी यहाँ एक सपोर्ट दे रखा है। ये एक स्केल है, ये एक है स्वरित्र है, ये स्वरित्र है। स्वरित्र का मतलब होता है ध्वनि स्रोत है। ये ध्वनि स्रोत है और इस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति ज्ञात है। आवृत्ति पता है इसकी। ठीक है, जो भी आवृत्ति है वो हमें पता है, इसकी आवृत्ति हम लोगों को ज्ञात है, ऑलरेडी नॉन है पहले से। ठीक है, अब हम लोग अनुनाद के सिद्धांत पर किस प्रकार से यहाँ ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल को कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा सेटअप अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है, रेजोनेंस के सिद्धांत पर आधारित है। अनुनाद होता क्या है, हम लोग यहाँ अनुनाद की बात करें तो यहाँ एक ये ऑर्गन पाइप के अंदर एक ध्वनि तरंग उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और एक यहाँ स्वरित्र के पास में या स्वरित्र की खुद की एक ध्वनि तरंग जनरेट हो सकती है। तो जो स्वरित्र की ध्वनि जब ऑर्गन पाइप के अंदर उत्पन्न ध्वनि तरंग के किसी भी गुणा आवृत्ति के बराबर होगी तो तेज साउंड सुनाई देगा। यहां अनुनाद का मतलब है, यहां पे आप अनुनाद से ये समझेंगे इस सेटअप में, तो हम लोग देख रहे हैं कि स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की किसी भी गुणावर्ती के तुल्य हो तो हमें तेज साउंड सुनाई देता है। यानी हम लोग इस प्रैक्टिकल को यहाँ ऐसे देखेंगे कि यहाँ हम लोग वाटर लेवल को चेंज बिल्कुल एकदम फुल रख रहे हैं और स्वरित्र को बजा करके इसके ऊपर रख रहे हैं, और जैसे ही ये मूल स्वर यहाँ पे जो जनरेट होता है उस तक वाटर लेवल नीचे जाएगा तो पहली बार हमें एक मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, एक तेज साउंड सुनाई देगा। उसके बाद में जैसे जैसे वाटर लेवल को नीचे ले जाएंगे तो ये तरंग यहाँ से वापस ऐसे होकर के ऐसे बनेगी और यहाँ से जाकर ऐसे बनेगी। तो जब वाटर लेवल यहाँ पे पहुंचेगा तो अगेन इस स्वरित्र के साथ इस अप्रगामी तरंग का अनुनाद होगा और फिर से हमें तेज साउंड सुनाई देगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमें बार बार ध्वनि के तेज साउंड है वो सुनाई देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उससे हम कैसे किसी ध्वनि तरंग की चाल कैलकुलेट करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। यस, तो हम लोग यहाँ पे इस स्वरित्र को बजा करके यहाँ पे इस नलिका के अंदर द्रव स्तंभ की लंबाई को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले पूरी तरह से द्रव स्तंभ भरा हुआ था, ये पूरा का पूरा ट्यूब भरी हुई थी, और फिर मैं धीरे धीरे नीचे खिसका रहा हूँ। तो पहली बार इसका जो मूल स्वर बना वो यहाँ पे बना, इतनी नीचे इतनी गहराई पर, यहाँ से ये रीडिंग ली और ये रीडिंग है L1। यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस हुआ और यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस हुआ तो इस तरंग की ये जो लंबाई है, ये जैसे एंटी नोड है और ये जो नोड है, तो ये जो लंबाई है वो λ/4 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये λ/4 बराबर L1 है। तो यहाँ से जो लैम्डा आया तरंग का तरंग दे रहे वो आया 4L1, इस तरंग का तरंग दे रहे 4L1 आया। क्लियर? ऐसे ही मैं अगर फिर मैं धीरे धीरे और इसको नीचे ले जाऊं तो ये तरंग यहाँ से ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ पे पूरी होगी और फिर से यहाँ पे ये पूरी तरह से अप्रगामी तरंग बनेगी और इस अप्रगामी तरंग की आवृत्ति एग्जैक्टली इक्वल है, इसके बराबर
स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर, तो फिर से अनुनाद होगा और एक तेज साउंड सुनाई देगा। तो अगली बार जो मुझे तेज साउंड सुनाई दिया वो यहाँ से L2 लंबाई नीचे सुनाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटी नोड है, ये नोड है, और फिर ये एंटी नोड है और ये नोड है। तो ये नोड और नोड के बीच की लंबाई λ/2 और फिर ये λ/4। तो ये जो लंबाई होगी वो λ/2 प्लस λ/4, दिस इज 3 λ/4। यहां से लेकर के यहां तक λ/2 और फिर यहां से लेकर के यहां तक ये λ/4। तो 3 λ/4 दैट इज इक्वल टू L2, और यहां से जो λ आया है वो λ बराबर आया 4L2/3। क्लियर। तो यहां से देखिए ये वाला तरंग दे रहे हैं और ये वाला तरंग दे रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि ये तरंग तो इस स्वरित्र की है और स्वरित्र की तरंग की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य समान है, और इस वायु माध्यम में ध्वनि का वेग भी समान है। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो तरंग ट्रेवल हो रही है, ये वाली तरंग कह दें या ये वाली तरंग कह दें, दोनों ही तरंगें समान आवर्ती और समान तरंग दैर्घ्यों की है। तो ये लैम्डा और ये लैम्डा आपस में बराबर होगा, और ये बराबर कब होगा? जब L2 की वैल्यू 3L1 के बराबर होगी, जो 3 से 3 कैंसिल होगा। तो यहां से L2 का मान लगभग L1 का 3 गुना है। यहां L2 लगभग L1 की 3 गुणी प्राप्त होती है। जब ये L2 बराबर 3L1 होगा तो 3 से 3 कैंसिल और वापस लैम्डा की वैल्यू इतनी आएगी। और ये लगभग शब्द मैं यहां यूज क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां लगभग शब्द यूज लेने का मतलब है, अगर इस नली का एंड करेक्शन है तो L1 नहीं है, ये लंबाई L1 प्लस ई है, और फिर ये L2 नहीं है, ये लंबाई L2 प्लस ई है, और उस केस में ये L2 प्लस ई एग्जैक्टली इक्वल होगा L1 प्लस ई का 3 गुणे के बराबर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड अनुनाद में, तो ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक λ/4, फिर λ/2 और फिर λ/2। तो ये λ/2 प्लस λ/2, लैम्डा और लैम्डा प्लस λ/4, 5 λ/4। तो 5 λ/4 इज इक्वल टू L3, और यहां से इस जगह से जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो लैम्डा बराबर आ रहा है 4L3/5। इसका मतलब यहां हुआ ये जो L3 है वो L1 की लगभग 5 गुणी है। क्लियर। अब ये तीसरे अनुनाद की स्थिति आई। तो पहला अनुनाद अगर मान लो 10 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है, तो दूसरा अनुनाद 30 सेंटीमीटर पे प्राप्त होगा, और तीसरा अनुनाद लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास द्रव्य स्तंभ की गहराई के आसपास प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन अगर यूज करूं तो हमारे पास क्या आता है? देखिए यहां जैसे ये इसका नाम मैं समीकरण 1 दे दूं और इसका नाम मैं समीकरण 2 दे दूं, तो हम लोग यहां से देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से मैं अगर L2 माइनस L1 करूं, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 3 λ/4 माइनस λ/4, दिस इज λ/2, 3 λ/4 माइनस λ/4, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, तो मुझे दो लंबाइयां पता है, एक ये है 10 सेंटीमीटर, एक ये है 30 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का अंतर भी मुझे पता होगा। तो वहां से मैं इन दोनों का अंतर निकाल करके 2 से गुणा करूं तो लैम्डा बराबर आया 2L2 माइनस L1। ये मैंने इस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर लिया, और इस ध्वनि तरंग का जैसे ही मैंने तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर लिया तो यहां पे ध्वनि की जो चाल होगी, ध्वनि की चाल V इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू, V ध्वनि की चाल है, V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल न्यू इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा होता है, और यहाँ पे V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ से जो V की वैल्यू आएगी ध्वनि की चाल, वो न्यू इस पर्टिकुलर स्वरित्र के लिए हमें ज्ञात होगा कि ये न्यू आवृत्ति का स्वरित्र है। ठीक है, ये
न्यू की आवर्ती स्वरित्र की हमें पता होगी, और लैम्डा की वैल्यू 2 टाइम्स L2 माइनस L1 आएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वेग v इज इक्वल टू 2 न्यू L2 माइनस L1। ये फाइनल आंसर होगा कि किसी अनुनाद नलिका की सहायता से वायु माध्यम में ध्वनि की चाल किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी नलिका के सिरा संशोधन की गणना कैसे करते हैं। तो उस नलिका को हम लोग यहाँ पे प्रयुक्त करेंगे, और हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ये प्रस्पंद है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे ये प्रस्पंद थोड़ा ऊपर की तरफ बना, तो ये यहाँ पे ये लंबाई ई, और इधर भी ये प्रस्पंद थोड़ा ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला अनुनाद प्राप्त होगा वो पहला अनुनाद फर्स्ट रेजोनेंस के लिए, पहले अनुनाद के लिए ये लंबाई होगी लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L1 प्लस ई, ये पहले अनुनाद के लिए। और सेकंड रेजोनेंस के लिए, सेकंड रेजोनेंस के लिए, सेकंड रेजोनेंस के लिए ये लंबाई होगी L2 प्लस ई, L2 प्लस ई। और ये L2 प्लस ई यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से यहां तक ये लैम्डा बाई 4, और फिर ये लैम्डा बाई 2, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। ये सेकंड रेजोनेंस के लिए हो गया। यहां से लैम्डा बाई 4 की, अच्छा लैम्डा सेम है, तरंग समान है तो लैम्डा समान है। समीकरण 1 से लैम्डा बाई 2 की वैल्यू समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर अपन बात करें तो यहां से ये 3, और लैम्डा बाई 4 की वैल्यू है L1 प्लस ई, 3, और लैम्डा बाई 4 की वैल्यू है L1 प्लस ई, दिस इज इक्वल टू L2 प्लस ई। ठीक है, तो यहां से 3L1 प्लस 3 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। मुझे कैलकुलेट करना है E, तो ये E इधर लाऊंगा और ये 3L1 उधर भेजूंगा, तो 3E माइनस ई इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1। क्लियर। और यहां से ये हो जाएगा 2E, तो दिस इज 2E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1। और फाइनली हमारे पास ये 2 बटे में जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। ये किसी नलिका का सिरा संशोधन है। उस नलिका को हम लोग इस सेटअप में प्रयुक्त करेंगे, और फर्स्ट अनुनाद और सेकंड अनुनाद की पोजीशन डिसाइड करेंगे, या पोजीशन निर्धारित, जो पोजीशन है उन पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे, और उससे हम लोग ये और ये सिरा संशोधन प्रयुक्त करते हुए ये वाले वैल्यू रखेंगे, और इसको सॉल्व करके हम लोग ई का मान कैलकुलेट करेंगे।